नमस्कार। मैं सतीश मिश्रा स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं मैथ बाय एसएम यूट्यूब चैनल जो कि डेडिकेटेड है मैथ के टॉपिक के लेक्चर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने फिर से आ चुका हूँ एक और नए टॉपिक के वीडियो पर। तो आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर किन को पढ़ना चाहिए, किन लोगों को ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली ये जो मैं वीडियो लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ डिटर्मिनेंट का, ये सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब अक्रॉस इंडिया जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, उन सभी का सिलेबस हम कवर करेंगे। और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई हो, आईजीसीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आपका स्टेट कोई भी हो, अगर आपके सिलेबस में डिटर्मिनेंट टॉपिक है तो ये जो लेक्चर सीरीज है ये आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे जेई मेंस, एडवांस, बिटसैट, वीआईटी ट्रिपल जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर सीरीज आपको देखना चाहिए। और अगर आप डिटर्मिनेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मतलब अगर आपका एकेडमिक्स में कुछ गैप हो गया है और सपोज आपको किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, चाहे आप आईएएस का या यूपीएससी कोई भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर उसमें मैथ्स सब्जेक्ट है और मैथ सब्जेक्ट में अगर डिटर्मिनेंट टॉपिक है तो आपको ये लेक्चर सीरीज देखना चाहिए। और आप अगर डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं बट आपको इंटरेस्ट है मैथ के अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ने का, तो आप अगर डिटर्मिनेंट टॉपिक सीखना चाहते हैं तो भी ये लेक्चर सीरीज आपके लिए। तो मैं इस तरीके से इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करूंगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समय बर्बाद नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, चलिए लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आज जो हमारा लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर है डिटर्मिनेंट टॉपिक पे, लेक्चर नंबर 1। तो आज के लेक्चर का जो एजेंडा है वो क्या है, तो आज हम डिटर्मिनेंट टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 भी देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस आज हमें कवर करने हैं, ये 3 पर्टिकुलर मॉड्यूल्स आज हमें कवर करने हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, और इसके बाद के जो ऑब्वियस सी बात है टॉपिक्स होंगे वो आने वाले लेक्चर्स में कवर किए जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए अब हम टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो डिटर्मिनेंट टॉपिक देखो, एक बात तो ये है कि डिटर्मिनेंट टॉपिक को 2 तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक तरीका ये होता है कि पहले मैट्रिक्स चैप्टर खत्म किया जाए, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस किया जाए। स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होंगे, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, उनको पता होगा कि जनरली उन्हें मैट्रिक्स चैप्टर पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद ही डिटर्मिनेंट होता है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस ये टॉपिक 11th में है। सीबीएसई बोर्ड में डिटर्मिनेंट 12th क्लास में है और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये 11th क्लास में है, और बाकी स्टेट बोर्ड्स का मुझे पता नहीं है। ठीक है, आप देख लेना, अगर आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि ये डिटर्मिनेंट आपको क्लास 11 में है या क्लास 12 में है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि अगर पहले मैट्रिक्स पढ़ाया गया होगा तो डिटर्मिनेंट को हम मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट डायरेक्टली स्टार्ट करें तो भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिटर्मिनेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसे एक इंडिपेंडेंट टॉपिक मान के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे मैट्रिक्स का कोई रेफरेंस नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दोस्तों, ठीक है, यू आर लाइक माई फ्रेंड्स। ओके, तो मैं आप लोगों को बच्चों नहीं बोलूँगा, स्टूडेंट्स नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों को एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग, एक दोस्त की तरह ट्रीट करके जो लेक्चर है इसे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट में हमें क्या देखना है। डिटर्मिनेंट में सबसे पहला जो टॉपिक है
वो है ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट। ओके, ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट। तो ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि आपके पास एक नंबर होगा, मान लेते हैं वो है नंबर ए। ठीक है, अब आपके पास एक ही एलिमेंट है ए। अब उसे क्या करना है आपको? रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना है। तो अगर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, उसे रोज एंड कॉलम्स में अगर आप अरेंज कर रहे हो तो उसे आप सिंपली क्या लिखोगे? ऐसे लिख दोगे, बराबर एक नंबर है, बराबर। ये रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो आपने ए को लिख दिया। अब हम बोलेंगे कि जो ए है दिस इज अरेंज्ड इन वन रो एंड वन कॉलम। ये एक रो और एक कॉलम में, रो ऐसे होता है, कॉलम ऐसे होता है, राइट। आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप बनता है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल ग्रुप बनता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो ये जो एलिमेंट ए है दिस इज अरेंज्ड इन सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। ठीक है, तो दिस इज अरेंज्ड इन सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। ठीक है, तो अब होगा ये कि अब ये एक एलिमेंट है, ये सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम में अरेंज हो गया। तो अब क्या करना है? इसे वर्टिकल लाइंस के अंदर एनक्लोज कर देना है, और इसी को बोला जाएगा ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट। तो अगर एक नंबर है, एक सिंगल नंबर है, उसे अगर हम लोग ऐसे दो लाइंस के बीच में एनक्लोज कर देंगे तो दिस विल बी कॉल्ड ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट। अब जनरली क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो डी से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये बात याद रखो कि जनरली the value of determinant is denoted by d और डेल्टा। तो कोई d से डिनोट करता है, कोई डेल्टा से डिनोट करता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो आइदर d से डिनोट होगा या फिर डेल्टा से डिनोट होगा। तो अब देखो ये ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट है। अब क्या होता है कि एक बात याद रखो कि हर डिटर्मिनेंट का अपना एक वैल्यू होगा। क्या होगा? हर डिटर्मिनेंट का अपना एक वैल्यू होगा। तो इसको हम, इसका एक वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू को d मान लिया, लेट्स से d है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसका वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? इसका कुछ वैल्यू है ना, तो फाइंड कैसे करेंगे? तो सिंपल है, अगर सिंगल एलिमेंट है तो उसे लिख देना है आपको। अगर सिंगल एलिमेंट है तो वही लिख देना है। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आया? ए। तो यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है ऑर्डर वन, इसका वैल्यू क्या आया? ए। अब देखो आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या हमने ये जो ए है, ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर है, क्या हमने इसका मॉड्यूलस लिया, क्या हमने इसका मॉड लिया? क्योंकि मॉड भी ऐसे डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ए का मॉड लो तो आप भी ऐसे ही लिखोगे। अगर मैं बोलूं कि देर इज अ ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट जिसका एक एलिमेंट है वो है ए, तो वो भी ऐसे डिनोट होगा। तो ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, कैसे? मैं समझाता हूं फर्क क्या है दोनों में। जैसे मैंने आपको बोला कि फाइंड द डिटर्मिनेंट, ये सारे डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करना है, ये डिटर्मिनेंट है, राइट। ठीक है, हमने क्या बोला? इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए ये सब ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट का एग्जांपल है। ठीक है, ये सब क्या है? ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट का एग्जांपल है। अब इनका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब जो ये वाला एग्जांपल है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? सिंपल है, 5। 5 का डिटर्मिनेंट 5। अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? तो सिंपल है, जो अंदर एलिमेंट है वही लिख दो, -10। तो इस सेकेंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हुआ? -10। थर्ड एग्जाम्पल, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? पाई है ना, तो ये पाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? पाई। यहाँ पे -5.7 है, -5.7 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? -5.7। और 22/8 है डिटर्मिनेंट के अंदर, लास्ट वाले में। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 22/8। तो डिटर्मिनेंट में आपने देखा कि जो एलिमेंट अंदर है वही वैल्यू आ गया। ठीक है, अब मैं आपको मॉड्यूलस की बात बताता हूं कि अगर ये बोला रहता कि फाइंड द मॉड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ऐसा बोल दिया, फॉलोइंग नंबर्स। मॉड की जगह पे दे में से यू एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं। मॉड्यूलस, मॉड मतलब
एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। फाइंड द मॉड ऑफ दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि जैसे जैसे मैं जो भी पढ़ाते जा रहा हूँ उसका आप नोट्स एक बनाते जाओ, ठीक है, आप अपने नोटबुक में लिखते जाओ। ये मैं ऐसे समझ के पढ़ा रहा हूँ कि जैसे आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो और रियल टाइम में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सामने से, ठीक है। तो अगर आप सीरियस होंगे यार तो ही लेक्चर अटेंड करो, नहीं सीरियस है तो लेक्चर अटेंड मत करो, क्योंकि टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, तो जो भी पढ़ा रहा हूँ नोट डाउन करते जाओ, बहुत बहुत काम आएगा वो सब नोट्स आपको। तो जब नंबर्स का हम मॉड लेंगे, जैसे अभी यही सब नंबर्स का ये जितने भी एग्जाम्पल है, अगर इनका मॉडुलस लेना होता तो क्या आता? 5 का मॉड -10 पाई -5.7। तो यहाँ पे हमें 5 का मॉड लेना है। अब यहाँ पे ये मॉड है क्योंकि यहाँ पे बोला गया एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड फाइंड करो। तो 5 का मॉड क्या आएगा? 5, ठीक है। अगर -5.7 का मॉड कैलकुलेट करना है तो -5.7 का मॉड होगा 5.7। रिमेंबर दैट मॉडुलस का आउटकम हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो उसका मॉड पॉजिटिव होता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो उसका मॉड पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव, नेगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव, लेकिन जीरो का मॉड जीरो होता है, ये बात याद रखना। अब अगर 10 का मॉड कैलकुलेट करने के लिए बोला तो 10 आएगा। और क्या एग्जांपल था? पाई का मॉड, चलो माइनस पाई लिया, माइनस पाई, तो माइनस पाई का मॉड पाई ही होगा। और 22/8 का मॉड 22/8 होगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है। अब जैसे कोई -0.05 इसका मॉड लेना है तो 0.05 ही आएगा। वेराइज अगर 0.03 है और इसका मॉड लेना है तो 0.03 आएगा। और एक और बात कि अगर आपको जीरो का मॉड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो जीरो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर का मॉड कैसे लेंगे ये मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब ये जो टॉपिक है इसको अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हमें मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं कोई एक अलग लेक्चर कभी रिकॉर्ड करूंगा तब मैं आपको मॉड्यूलस फंक्शन को बहुत डिटेल में समझा दूंगा। ऑब्वियस सी बात है वो फंक्शन टॉपिक का पार्ट होगा, ठीक है। फंक्शन टॉपिक में मॉड्यूलस फंक्शन को एकदम डिटेल में समझेंगे ग्राफिक के साथ। ओके, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट, ये ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट में और आपके मॉड्यूलस में क्या फर्क है। ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट में जो भी टर्म अंदर है वही टर्म बाहर आ जाएगा, जो भी अंदर है वही। अगर अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आ जाएगा, राइट, बराबर। लेकिन मॉड में क्या होता है कि अंदर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अंदर मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो आउटकम में क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। सिर्फ जीरो का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो ये ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। अब ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट थे? एक, राइट, ओनली वन एलिमेंट। ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट में एक ही एलिमेंट था और उस एक एलिमेंट को जब अरेंज किया तो वो एक रो और एक कॉलम में अरेंज हुआ। जैसे ए था ना, तो ए को अरेंज किया तो सिंगल रो सिंगल कॉलम, राइट। अब ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट में क्या होगा? देखो ये ऐसा होता है कि अगर ऑर्डर हमने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1, तो एक ही एलिमेंट होता है उसके अंदर। हाँ, अगर हम ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स। अगर हम ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट लेते हैं, वैसे ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट आज के लेक्चर का एजेंडा नहीं है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल अगर ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट लेंगे तो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9, 3 का स्क्वायर 9। 4 ऑर्डर 4 डिटर्मिनेंट में 4 का स्क्वायर 16 एलिमेंट्स होंगे। अगर हम ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ऑर्डर n के डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे? n स्क्वायर। तो ये बात याद रखो। तो इफ n इज द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट देन दैट डिटर्मिनेंट विल कंटेन n स्क्वायर एलिमेंट्स। ओके, ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। तो ये लिख लेना कि इफ n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट देन इट विल कंटेन n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो समझ में आ गया रहेगा आई थिंक आप लोग को।
तो अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग ये नोट डाउन कर लेना। अच्छा, तो ऑर्डर टू डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भाई कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 रेस टू टू, सही है। 2 कितना हो गया, 4 एलिमेंट्स, देयर विल बी 4 एलिमेंट्स, ओके। अब कितने रोज एंड कितने कॉलम्स होंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट में याद रखना जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं, ओके। तो कितने कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के पहले नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे वो भी 2। तो ऑर्डर टू डिटरमिनेंट में क्या होगा कि हम 4 एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज करेंगे। अब लेट्स से जो एलिमेंट्स हैं, लेट 4 एलिमेंट्स बी, ऐसे ले ले ए बी सी डी, तो लेट्स से दीज आर द 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी। अब इनको 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे, देखो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज कर रहा है तो एक काम करेंगे कि हम यहां पर 2 रोज हैं तो इसके लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं तो 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो। अब आप देख रहे हो कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 4 पॉइंट्स। कितनी जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है, 4, 1 2 3 4। अब ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, अब एक बात है कि जो जो डिस्टेंस, जो विड्थ या जो डिस्टेंस इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में है, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल, वही डिस्टेंस ये दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर डी है तो यहाँ भी डिस्टेंस क्या आएगा, डी आएगा। ये बात याद रखो। तो अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे हमें एलिमेंट्स को रखना है, यहाँ पे क्या रखना है हमें, एलिमेंट्स को, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4। तो मान लो यहाँ पे हमने क्या रखा, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो अगर हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जगह पर ए बी सी डी को पुट कर देंगे तो हमें जो एलिमेंट है वो कैसे मिलेगा, मतलब क्या रहेगा उसमें, मतलब क्या कैसा, मतलब एलिमेंट्स को पुट करने के बाद क्या दिखाई देगा। तो लेट्स डू दैट। तो मैं ये लाइंस को हटा देता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया। तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए, दे आर अरेंज इन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। 4 एलिमेंट्स अरेंज इन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब होगा ये कि जैसे ये एलिमेंट्स को अरेंज किया, इनको हम क्या करेंगे, 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में एनक्लोज कर देंगे। अब इस चीज को बोला जाएगा ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। क्या बोला जाएगा, ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट, ठीक है। और हर एक ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट का अपना खुद का एक वैल्यू होता है, अपना एक वैल्यू होता है, बराबर। देखो इसका जो वैल्यू है वो तो हमें फाइंड करना ही है, बट वैल्यू फाइंड करने से पहले एक और चीज हमें समझना है बहुत अच्छे से कि ये जो ए है, ए बी सी डी, इन सबका अपना एक खुद का एक यूनिक पोजीशन है इस डिटर्मिनेंट के अंदर, राइट। इनका अपना एक खुद का लोकेशन है। तो वो लोकेशन कैसे फिगर आउट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, वो पहले जरूरी है कि भाई ए का क्या लोकेशन है, बी का क्या लोकेशन है, सी का क्या लोकेशन है, डी का क्या लोकेशन है, ठीक है। तो अभी एक चीज देखो कि जो, जैसे मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल ग्रुप को रो बोलते हैं, तो जो ए और बी का ग्रुप बनेगा इसको बोलेंगे फर्स्ट रो। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट रो। और फर्स्ट रो को डिनोट कैसे करते हैं, बाय R1, ठीक है। और जो सी और डी का ग्रुप बनेगा, जो सी और डी का ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे सेकेंड रो, और सेकेंड रो को डिनोट करते हैं बाय R2, ठीक है। तो ए और बी क्या किस में है, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है, ए एंड बी। सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या है, सी एंड डी। क्लियर हो गया, ओके। तो ये रोज का बात हो गया, राइट। तो अगर आपको पूछेगा कि भाई ये ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर R1 में कौन सा एलिमेंट है,
मतलब फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, ए एंड बी। अगर आपको कोई पूछेगा कि सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, सी एंड डी। और याद रखना कि फर्स्ट रो को R1 से डिनोट करेंगे और सेकेंड रो को R2 से डिनोट करेंगे। क्लियर है? ओके। अब ये तो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग हो गई। अब अगर इसी तरीके से हमने वर्टिकल एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जैसे ए और सी का ग्रुप बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम। और फर्स्ट कॉलम को डिनोट किससे करते हैं, बाय C1। C1 से डिनोट करते हैं। और जो बी और डी का ग्रुप बनेगा, बी और डी का जो ग्रुप बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड कॉलम। और डिनोट कैसे करेंगे, C2 से। ठीक है? तो अगर आपको कोई पूछेगा कि फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट्स है, तो आप बोलोगे ए एंड सी। अगर आपको कोई पूछेगा कि सेकेंड कॉलम में कौन से एलिमेंट्स है, तो आप क्या बोलोगे, बी एंड डी। ठीक है? क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से हमने रोज डिफाइन कर दिया, कॉलम्स को डिफाइन कर दिया यहां पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि ये जो ए है, इसका अभी क्या पोजीशन है। तो अभी हमने देखा कि ए जो है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। ए इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। बी इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। नाउ सी इज प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। एंड सिमिलरली डी इज प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है? अब क्या होता है कि ए जो है, इट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट। तो हम यहां पे ये बोलेंगे कि ए लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है? अच्छा, ठीक है, ऐसे लिखते बैठेंगे तो बहुत, अभी ऐसे बाकी एलिमेंट्स के लिए भी आप बोल सकते हो कि बी लाइज इन सेकेंड रो, आर स्टैंड्स फॉर रो, एंड सेकेंड कॉलम, सी स्टैंड्स फॉर। तो ए कहां पे प्रेजेंट है, ए लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, बी लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। देख सकते हो आप, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। आर स्टैंड्स फॉर रो, सी स्टैंड्स फॉर कॉलम। सी लाइज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। एंड डी, इट लाइज इन सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। देख सकते हो आप, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है? तो ये ऑर्डर टू डिटरमिनेंट में जो भी एलिमेंट्स है, उनके पोजीशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, राइट, कि कौन सा एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जो एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होता है, जो एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं A11। ठीक है? पहला वन मतलब रो, फर्स्ट वन क्या डिनोट कर रहा है, रो, एंड सेकेंड वन क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम। तो जो एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, A11। अब जो एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में डिनोट प्रेजेंट होगा, उसे हम डिनोट करेंगे बाय A12। पहला वन रो को डिनोट कर रहा है और सेकेंड जो 2 है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो A12 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सी कहां पे प्रेजेंट है, तो इट लाइज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो जो एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होगा, उसको डिनोट करेंगे बाय दिस सिंबल A21। ठीक है? और जो एलिमेंट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट होगा, उसको डिनोट करेंगे बाय दिस सिंबल A22। ठीक है? तो इस तरीके से हम यहां पे जनरल फॉर्म बता सकते हैं, ऑर्डर टू डिटरमिनेंट का जनरल फॉर्म बता सकते हैं। तो हमें पता है कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे। अब जो एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, वो यहां पे रहेगा, उसको बोलेंगे A11। तो A11 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जो एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में है, उसको बोलेंगे A12, वो यहां पे लिखा जाएगा। जो एलिमेंट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होगा, उसे यहाँ पे लिखा जाएगा और उसको बोलेंगे A21। और जो एलिमेंट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट होगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसको बोला जाएगा A22।
तो ये बात समझो, A11 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, A21 का मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और A22 का मतलब होगा एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, तो देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमने इस डिटर्मिनेंट को इससे कंपेयर किया तो आपको समझ में आएगा कि ये जो A है दिस इज नथिंग बट A11, राइट। A इज A11 एंड B इज A12, राइट। कंपेयर कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशंस, तो ये A1, तो A जो है वो क्या है A11 है, और B जो है वो क्या है A12 है, C जो है वो A21 है, और ये जो D है वो क्या है A22 है। क्लियर हो गया? आई थिंक ये क्लियर हो गया रहेगा सबको कि कौन से एलिमेंट को क्या बोलना है, राइट। तो A A11, B A12, C A21 एंड D A22। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट का एक जनरल फॉर्म देख लिया, और उसमें ये भी देख लिया कि भाई जो एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स होंगे, उनको 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज करेंगे, और हर एक एलिमेंट का अपना जो पोजीशन है वो भी हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फिर क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी आपको ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है, तो ये हमारा ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट हो गया। तो जनरली डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम डी या डेल्टा बोलते हैं। तो लेट्स से हमने इसका वैल्यू बोल दिया डी। अब इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है, तो आपने अपने 10th में अगर क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग में, ठीक है, तो आपको ये इसका रूल पता ही होगा। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग कि पहले हम a को d से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a को d से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा AD, तो इक्वल टू के बाद क्या लिखना है a इंटू डी, एरो देख रहे हो आप, a इंटू डी, तो आएगा AD, फिर पुट करना है माइनस साइन, माइनस, फिर क्या होगा सेकेंड, अब क्रॉस कंप्लीट करेंगे b इंटू सी। तो ये रूल है टू गेट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। ठीक है, आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल। तो इस तरीके से हम ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A11, A12, A21, A22 in the following determinant and also find its value। ठीक है, चलो तो दो एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और एक होमवर्क होगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करो घर पे। तो क्वेश्चन ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ -3, 7, 10, 0 पॉइंट, फ्रैक्शन नहीं लेते हैं, चलो 5 लिया। दूसरा एग्जांपल, दूसरा वाला होमवर्क रहेगा 23, 5 हाफ। ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो हमें ये जो डिटरमिनेंट दिए गए इनमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, पहले A11, A12, A21, A22 का वैल्यू फाइंड करना है, और फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो मैं एक एग्जांपल पहला वाला बताऊंगा, सेकंड आपको खुद से करना होगा। ठीक है, तो चलो A11 ऑर्डर टू डिटरमिनेंट, तो A11, A12, A21, A22 यही वैल्यूज आएंगे। तो A11 क्या रहेगा, व्हाट इज A11, तो A11 होगा -3, A11 क्या होगा -3, A12 क्या होगा, सही सोचा आपने 7। अच्छा, जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मालूम है तो वीडियो को पॉज करो
और क्वेश्चन का आंसर पहले फाइंड कर लो। अगर आपको आंसर मिल गया फिर वीडियो कंटिन्यू करो, तो इससे आपका अच्छा एक प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो A21 क्या होगा? ये है A21 का मतलब क्या है? एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है? 10। तो A21 10। और इसके बाद में A22 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आया? 5 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे एलिमेंट के वैल्यूज बता दिए कि भाई A11 क्या है, A12 क्या है, A21 क्या है और A22 क्या है, राइट। तो दिस इज A11, -3 is A11, 7 is A12, 10 is A21 एंड 5 is A22। क्लियर? अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू मान लेते हैं D है, और क्या डिटर्मिनेंट दिया हुआ है? -3 7 10 5, -3 7 10 5। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो बस वही चीज़ है, -3 × 5 -15, फिर -7 × 10 70, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओके, कितना वैल्यू आया? -85। और एक बात का ध्यान रखो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आया, तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। ये बात याद रखना आप लोग, ओके, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोग को। अब ये जो एग्जाम्पल है आप इसे लिख लो, घर पे सॉल्व करना, आप इसे मतलब खुद से प्रैक्टिस करना। सो दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखी डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन देखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 कंप्लीट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कंप्लीट कर दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में किया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आधे घंटे का लेक्चर हुआ, और इसमें हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते ही गए, मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने आज लिया है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 कैसे इवैल्यूएट करते हैं, क्या होता है, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, वो हो चुका है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, हर एलिमेंट्स की पोजीशन को कैसे डिफाइन करना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इवैल्यूएट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। तो आज का लेक्चर एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? अगले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और नमस्कार।